2 से 3 घंटे तक मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचुरोपैथी के 10 सिद्धांत है उसमें का 10वां सिद्धांत जो है वो हमने देखा है लास्ट लेक्चर, 1-2 लेक्चर हुए शायद, उसमें जो 10th कंसेप्ट था नेचुरोपैथी का, प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों को नहीं दिया जाता, तो ये सिद्धांत हमने गत लेक्चर में देखा है। एक बार हम रिवाइज करेंगे 10 सिद्धांत के ऊपर, क्योंकि ये जो नेचुरोपैथी के जो 10 सिद्धांत है यही एक बेस है आपका। मैं ऐसा तो नहीं समझता कि ये 10 सिद्धांत आपको एकदम तुरंत समझ में आए, क्योंकि 2005 से मैं भी नेचुरोपैथी पढ़ाता हूँ और हर बार मैं जब इन सिद्धांतों को पढ़ाता हूँ तो ये सिद्धांत मुझे कुछ नए लगते हैं, पुराने नहीं लगते। और हर बार मैं किसी एक बात को सीखता हूँ, कभी पढ़ते हुए और कभी पढ़ाते हुए। तो ये मैंने मेरे अनुभव में देखा हुआ है। हाँ बोला। तो नेचुरोपैथी के 10 सिद्धांत है। आप में से कोई एक जो पहले लेक्चर से अटेंड कर रहा है वो मुझे बताएंगे कि पहला सिद्धांत हमने जो देखा वो क्या था। What is the first concept of naturopathy? पहला सिद्धांत कौन सा है नेचुरोपैथी? ज्योति मैडम बताएंगे, मैं नाम लेता हूँ, तो अगर आप जानते हैं तो अनम्यूट करें और आप बताने की कोशिश करें। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 10 सिद्धांत के ऊपर, फिर कल से हम आगे बढ़ेंगे, नए कंसेप्ट नए टॉपिक को शुरू करेंगे। नहीं सर, सॉरी मुझे नहीं याद आ रहा। आपने अटेंड नहीं किया? नहीं सर, मैंने अटेंड नहीं किया था। अच्छा ठीक है। विलास सर, पहला सिद्धांत कौन सा है? पहला सिद्धांत नेचुरोपैथी का पहला सिद्धांत हमने जो 1 बाय 1 और क्रम से जो सिद्धांत देखे हैं उसमें का पहला सिद्धांत आपको बताना है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। पहला सिद्धांत है सभी रोग एक है, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। अभी जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो लोग लिख लेंगे, इसलिए मैं आज रिपीट कर रहा हूँ ये जो 10 सिद्धांत हमने देखे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ज्वाइन हुए होंगे जिन्होंने पहले 2, 3, 4 लेक्चर नहीं किए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा रिपीटेशन भी हो जाएगा और जिन्होंने किया है उनके लिए एक रिकॉल हो जाएगा। तो पहला सिद्धांत है सभी रोग एक है, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। इसलिए नेचुरोपैथी सबसे आसान चिकित्सा है, क्योंकि इसमें निदान की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। चिकित्सा जो है पहले से ही 80% ट्रीटमेंट निश्चित है कि हमें करना क्या है। पेशेंट जब ओपीडी में आता है तो 80% तो डिसाइडेड है कि आपको करना क्या है। क्या करना है? विजातीय तत्वों का विसर्जन करना है शरीर से बाहर, तो इसे बोलते हैं 80% ट्रीटमेंट। और 20% इस ट्रीटमेंट जो है वो रोगी के अनुसार और उस रोगी की प्रकृति और रोग की तीव्रता, उसके बाद में स्थान संशय कहाँ पर किया हुआ है रोग ने, मान लो सर दुख रहा है या पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है या घुटना दुख रहा है, क्योंकि दर्द तो है लेकिन किस जगह पर है उसके अनुसार भी ट्रीटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। स्थान संशय यानी कहाँ पर जो पेन है वो अभिव्यक्त हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए। तो ये बात थोड़ी सी जो 20% बातें हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी हो जाती है, उसमें हमें अलग कुछ सोचना पड़ता है। सभी के लिए एक ट्रीटमेंट है लेकिन 20% ट्रीटमेंट कुछ अलग होगी, 80% तो सभी के लिए एक होगी। जैसे कि विजातीय तत्वों का विसर्ग करना शरीर से बाहर, तो उसमें पंचकर्म है, षटकर्म है,
पार्श्वभौतिक चिकित्सा में उपवास तत्व चिकित्सा है या निलंघन चिकित्सा है, तो ये करेंगे तो बीमार का गमन हो जाएगा लोगों का। उसके बाद में फिर दूसरा सिद्धांत हमने देखा था, तो आप में से दीपाली आप दूसरा सिद्धांत कौन सा देखा था वो बताओ। रोग के कारण कीटाणु नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दूसरा सिद्धांत है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है ना। रोग के कारण जैसे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस कंसीडर करता है, समझता है कि रोग के कारण कीटाणु है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट है, ऐसे समझता है मॉडर्न मेडिकल साइंस। तो एलोपैथी मेडिकल साइंस ऐसे समझता है, लेकिन हम जो है प्राकृतिक चिकित्सा वाले, नेचुरोपैथी वाले, वो हम ये समझते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो रोग का प्राथमिक कारण नहीं है, पहला कारण नहीं है। बैक्टीरिया जो है वो रोग का दूसरा कारण है। बैक्टीरिया इज द सेकेंडरी कॉज ऑफ डिसीज, नॉट ऑफ प्राइमरी। प्राथमिक कारण जो है वो है विजातीय तत्व। हर एक को इन्फेक्शन होने के बाद में हर कोई रोगी नहीं होता, या हर कोई समान तरीके से बीमार नहीं होता। तो इसी बात से हमें पता चलता है कि रोग का पहला कारण क्या होना चाहिए, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज एंड व्हाट इज द सेकेंडरी कॉज ऑफ डिसीज। तो प्राइमरी कॉज जो है वो कीटाणु है, ये है विजातीय तत्व। तो सेकेंडरी जो है वो फिर कीटाणु है। फिर मुझे एक स्टूडेंट ने, मैंने ये सिद्धांत को पढ़ाया था, तो ये एक मैंने स्टूडेंट ने पूछा था कि सर फिर हम जैसे रोगों से बचाव करने की क्यों कोशिश करते हैं। अगर हमें बैक्टीरिया से या वायरस से रोग नहीं होता, मानो कि जैसे कोरोना वायरस से हमें कोरोना नहीं होता, तो हम मास्क क्यों लगाते हैं, हम मास्क पॉपुलेशन में क्यों नहीं जाते हैं, हम ऐसे जहां पर भीड़ है वहां पर हम क्यों नहीं जाते हैं। जैसे आप भी टालते होंगे भीड़ में जाना, मास्क पहनते होंगे कभी कभार, ठीक है, तो आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों प्रिकॉशंस देते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है, अभी आप यहाँ पर जुड़े हुए 9 लोग हैं, और मैं अगर कंसीडर करता हूँ खुद को, तो हम 10 लोग यहाँ पर क्लास में हैं, ठीक है। तो ये जो 10 लोग हैं, इनकी इम्यूनिटी जो है, भले ही वो बीमार न हो, लेकिन उनकी इम्यूनिटी जो है वो समान नहीं है। और हम नहीं जानते हैं कि हम कितना ससेप्टिबल है इन्फेक्शन को, कितना ससेप्टिबल है हम इन्फेक्शन को, हम ये बात नहीं जानते। भले ही हम तंदुरुस्त है, भले ही छोटा मोटा संसर्ग होने से हम इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन डीप कांटेक्ट होने से, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट होने से ऐसा हो सकता है कि हमें संसर्ग का, यानी विषाणु का संसर्ग हो जाए। तो इसलिए हम जैसे कि प्राइमरी कॉज जो है उसके ऊपर तो ध्यान देते ही है, लेकिन उसके साथ में हम सेकेंडरी जो कॉज है उसको निग्लेक्ट नहीं करते। इस बात को थोड़ा सा गौर से आप समझ लेना कि सेकेंडरी कॉज यानी बैक्टीरिया को हम निग्लेक्ट नहीं करते। नहीं तो आपको ऐसे लगता होगा कि सर हम बैक्टीरिया से बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम वायरस से बिल्कुल नहीं डरेंगे, कोरोना में तो क्या हुआ, हम बिल्कुल भीड़ में जाएंगे, हम ट्रेन में घूमेंगे, हम जहाँ जाना है वहां जाएंगे, और हमें तो किसी बात का डर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया तो कारण ही नहीं है रोग का। तो बात ऐसी नहीं है, बैक्टीरिया कारण है, लेकिन ये सेकेंडरी कॉज है, तो यम कारण उसको बोला जाता है। तो सबसे पहले आपने विजातीय तत्वों के बारे में सोचना है, उसके बाद में फिर उसके उपरांत फिर बैक्टीरिया के बारे में सोचना है। तो प्रिवेंशन के जो उपाय है वो तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, मॉडर्न मेडिकल साइंस में जैसे प्रिवेंशन के उपाय बहुत ही एक्स्ट्रा अवेयरनेस के साथ किए जाते हैं, तो हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं बोला है। नेचुरोपैथी में, एलोपैथी में बहुत ही एक्स्ट्रा अवेयरनेस है, यानी वो जैसे कि प्रिवेंशन, जैसे कि हाथ धोने के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं, मास्क लगाने के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं। वो बोलते शरीर अंदर से कितना भी गंदा होगा चलेगा, लेकिन आप मास्क लगाओ, हाथ धो, आपको कोरोना नहीं होगा। बात ऐसी नहीं, आपको प्राइमरी कॉज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। इसलिए एलोपैथी के
जिन्होंने जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया वो सभी लोग बच नहीं पाए, उसमें से बहुत सारे लोग मर गए। वो इसी के कारण मर गए क्योंकि एलोपैथी कभी प्राइमरी कॉज के बारे में सोचती नहीं, वो तो सेकेंडरी कॉज के बारे में सोचती है ना, सेकेंडरी फैक्टर के बारे में सोचती है। इसलिए तो एलोपैथी ये जो चिकित्सा पद्धति है ये एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति इसे नहीं कह सकते, इसी कारण से नहीं कह सकते कि वो प्राइमरी कॉज को नहीं जानता, वो सेकेंडरी कॉज को भी होल एंड सोल मान लेता है और उसी के कारण वो फेलियर हो रहे हैं बहुत सारे लोगों का उपचार करने में। जिस दिन एलोपैथी को ये समझ में आएगा कि प्राइमरी कॉज इज अ नेगेटिव फैक्टर और विजातीय तत्व एंड सेकेंडरी कॉज इज अ बैक्टीरिया, तो एलोपैथी एक निसर्गोपचार के जैसी निसर्गोपचार ही बन जाएगी। भले उसमें दवाओं का एक सिद्धांत को थोड़ा सा आपको दूंगा वहां पर कि दवाओं का वहां पर एप्लीकेशन किया जाएगा, लेकिन इस सिद्धांत को अगर एलोपैथी समझ ले तो फिर एलोपैथी आधा निसर्गोपचार हो जाएगा और एलोपैथी ज्यादा सक्सेस होगी। वो लोग बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो अगर इस सिद्धांत को आत्मसात कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो सिद्धांत हमने देखा है, तो आप में से मैं पूछता हूँ तीसरा सिद्धांत कैलाश जी बताएंगे कि हमने तीसरा सिद्धांत कौन सा देखा? ठीक है, उनका नेटवर्क ठीक नहीं है, तो चलो माधुरी मैडम बताएंगे, माधुरी मेश्राम ये बताएंगे हमने तीसरा सिद्धांत कौन सा देखा, which is the third concept of naturopathy. याला मग घेऊन जाल तुमच्या याला ऑफिसला यान घेऊन जा, नहीं जानते हैं क्या? चलो कोई बात नहीं। हाँ, अनिल सर बताएंगे, अनिल भालेराव सर बताएंगे कि तीसरा सिद्धांत हमने कौन सा। चलो दीपाली तुम्ही बता दो, अभी दीपाली बता दो तीसरा सिद्धांत कौन सा है? प्रकृति स्वयं चिकित्सा है। नहीं, तीसरा सिद्धांत था तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। ये सिद्धांत था तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत ऐसा था कि जो तीव्र रोग होते हैं जैसे कि बुखार है, खांसी है, उसके बाद में जुकाम है, सर्दी है, सर में दर्द होना है या कहीं पर भी शरीर में दर्द होना जो है वो हमारा मित्र होता है, वो हमारा शत्रु नहीं होता है। पहले 2-3 दिन तक हमने किसी भी व्याधि का उपचार नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कि एक हद से आगे, यानी हम बोलते हैं ना कि बहुत सीरियस अगर कंडीशन नहीं है तो 2-3 दिन तक हमने कोई भी उपचार नहीं लेना चाहिए, हमने कोई दवा नहीं खानी चाहिए 2-3 दिन के लिए। बुखार आता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, दर्द होता है शरीर में, कोई दवा नहीं खानी चाहिए। क्या करना चाहिए? गुनगुना पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, भोजन के व्यंजन कम से कम खाने चाहिए, ठीक है, सूप वगैरह लेना चाहिए, जो पाचक है, जो हल्के है पदार्थ बचने के लिए वो लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए। सबसे दिक्कत इसी बात की आती है ना, पैसा सभी के पास है, समय किसी के पास नहीं। आज की परिस्थिति यही है ना, अगर आप पैसा मांगोगे लोग हाँ बोलेंगे, लोग बोलेंगे, और समय मांगोगे लोग बोलेंगे समय मत मांग, ये मेरे पास नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं कि हमारी व्यस्तता के कारण और हम ज्यादा से ज्यादा बिजी रहते हैं, इसके कारण हम क्या करते हैं कि पट से आराम हो इसके लिए पट से दवा खा लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो ये एक्चुअल में प्रकृति को जो तीव्र रोग है उसको शत्रु के समान समझने जैसा है। तो नेचुरोपैथी कभी शत्रु रोगों को नहीं समझती। कभी कभी तो ऐसा होता है 2-3 दिन में जुकाम थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है, बुखार कम हो जाता है,
इस सिद्धांत के अंतर्गत मैंने बताया था कि जब भी बुखार आता है ना, बहुत ज्यादा तेज वाला बुखार नहीं बोल रहा हूँ मैं, सीरियस वाला बुखार नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अ नॉर्मल टेम्परेचर। अगर वो टेम्परेचर मान लो 99, 100, 101, 102 तक चला जाता है तो समझ लेना चाहिए कि प्रकृति माँ ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है और हम बहुत बड़े भाग्यशाली है कि हमको बुखार आ गया है। नेचुरोपैथिस्ट बहुत सारे बहुत ही जो हम बोलते हैं कि जो बहुत ही निसर्ग प्रेमी है, जो बहुत ही सीनियर नेचुरोपैथिस्ट है, वो इस बात को बोलते हैं कि अगर बुखार आया है तो आप मिठाई बांटो, यानी खुद मत खाओ, आप मिठाई बांटो। किस बात के लिए? कि प्रकृति माँ ने मेरे ऊपर एक एहसान किया है और मेरे शरीर का कचरा बाहर निकालने का इंतजाम कर लिया है। बुखार क्या है? शरीर से बाहर बुखार कचरा निकालने का इंतजाम है प्रकृति का, और उस बुखार को हम शत्रु के समान समझ के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके उसको दबा देते हैं। मेडिसिन ही लेना है तो आप आयुर्वेद खा लो, तो उसमें कोई रोग का सप्रेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते नहीं है मेडिसिन खाना तो एलोपैथी मेडिसिन मत खाओ, क्योंकि उससे सप्रेशन हो जाता है, रोगों को शत्रु माना जाता है, और जो रोग दब जाते हैं अंदर, सप्रेस हो जाते हैं, वो फिर आगे चलकर कैंसर के फॉर्म में, उसके बाद में फिर कभी माइग्रेन के फॉर्म में, कभी डायबिटीज के फॉर्म में, थायराइड के फॉर्म में वो बाहर आते हैं 2, 4, 5, 10 साल के बाद में। और हम कहते हैं कि हमें थायराइड ऐसे ही हो गया, हम कहते हैं कि हमें डायबिटीज ऐसे ही हो गया। कोई रोग ऐसे ही नहीं होता है। आपने जो अत्याचार किया है प्रकृति के ऊपर, जो आपने प्रकृति को तहस नहस किया है, उसी के कारण आज आपको जैसे कि अनट्रीटेड डिसीज हो गया, डायबिटीज हो गया, लॉन्ग लाइफ वाला डिसीज हो गया है। ठीक है, तो बात ध्यान में रखना, बुखार, खांसी, छींके, काम, शरीर का दर्द, शरीर में मरोड़ आना, मर्द हो जाना, से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर ये तेज नहीं है तो, ज्यादा एकदम एक्सपांडेड नहीं है तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। छोटी बुखार के लिए कभी भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा सिद्धांत मैंने आपको बताया था। फिर चौथा सिद्धांत, ठीक है, तो चौथा सिद्धांत कौन बताएगा? कौन सा सिद्धांत था हमने जो लिया था? ठीक है, मनश्री मैडम, चौथा, which is the fourth concept of naturopathy? नहीं पता, दीपाली बताओ। प्रकृति स्वयं चिकित्सा है। वेरी गुड। प्रकृति जो है, अभी आप सब लोग क्या करेंगे, दीपाली से नोट्स ले लेंगे। दीपाली जो है वो पहले लेक्चर से है, एक आधा लेक्चर उसने भी मिस किया होगा, लेकिन वो मैक्सिमम लेक्चर उसने अटेंड किए हुए हैं। तो आप सभी लोग उससे नोट्स ले लेंगे, उससे या तो व्हाट्सएप के ऊपर वो आप उसके जो फोटो है, स्नैप जो है, वो आप डिमांड कर लेंगे। ठीक है, तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, इसीलिए तो राह देखनी है ना। जुकाम होने के बाद में, सर्दी होने के बाद में, बुखार होने के बाद में, जो एक्यूट डिसीज है होने के बाद में क्यों राह देखनी है? क्योंकि प्रकृति स्वयं उपचारक है। एक डॉक्टर तो हमारे भीतर बैठा हुआ है, हमें बाहर के डॉक्टर की कुछ समय के बाद में आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता नहीं, ऐसे नहीं क्योंकि आप भी डॉक्टर बन रहे हो, मैं बन चुका। अगर मैं बोलूंगा कि डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं, तो फिर तो मैं खुद ही मेरे पेट के ऊपर लात मार दूंगा। ऐसा नहीं है, डॉक्टर की आवश्यकता है, लेकिन प्राइमरी बेस तो प्राइमरी डॉक्टर की आवश्यकता हम समझते हैं कुछ होने के तुरंत बाद समझते हैं। जैसे किसी को चक्कर आ जाते हैं तो तुरंत मेडिकल स्टोर चला जाता है, किसी डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या? वो डॉक्टर तुरंत मेडिसिन देके वो सप्रेस कर देता है, वो चक्कर बंद कर देता है। तो ये वो डॉक्टर समझने की कोशिश भी नहीं करता कि ये जो चक्कर आए हैं इसके माध्यम से प्रकृति क्या बताना चाहती है। ये जो चक्कर आए हैं इसके माध्यम से प्रकृति हमें क्या बताना चाहती है। मचलाहट जो हो रही है उसके माध्यम से प्रकृति क्या बताना चाहती है। जो टट्टी हो रही है, जुलाब हो रहे हैं,
लूज मोशंस हो रहे हैं, उसके माध्यम से प्रकृति हमें क्या बताना चाहती है, ये एलोपैथी डॉक्टर ध्यान में नहीं लेते हैं, सीधा सीधा उस प्रकृति के ऊपर अत्याचार कर देते हैं, मेडिसिन उसको खिला देते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही स्वयं एक उपचारक है। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, मैं जो हूँ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम, वो मैं देह के अंदर हूँ और मैं वैश्वानर अग्नि हूँ, मैं जठरा अग्नि हूँ और उस जठराग्नि के माध्यम से मैं रोगों का उपचार करता हूं, मैं स्वयं चिकित्सक। ऐसे लिखा गया है भगवत गीता में, और यही यहाँ पर हमें ध्यान में लेना है कि प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक है। एक हद तक प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, एक कभी कभी एक लिमिट के बाद में फिर डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी तो हम ये बोल सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में इंसान इतना मूर्ख बनते जा रहा है कि वो बड़े बड़े रोगों को आमंत्रित कर रहा है, बड़े बड़े रोगों को आमंत्रित कर रहा है। यानी बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति भी इस बात को समझ नहीं पाता कि मुझे स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। एक उच्च शिक्षित व्यक्ति जो आईपीएस आईएएस जो है, जो कलेक्टर बन गया है, जो बड़ा एग्जीक्यूटिव क्लास 1 इंजीनियर बन गया है और जो बड़ा जज है न्यायालय का, वो भी व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मैं अगर स्वस्थ रहना चाहता हूं तो करना चाहिए, मेरा क्या दायित्व है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई नहीं जानता। बस डीएनवाईएस के स्टूडेंट जान सकते हैं, लेकिन वो जान के भी वो कभी कभी अनजान बन जाते हैं। डीएनवाईएस तो पहला अभी ये साल है, सीसीवाईएम के स्टूडेंट जानकर भी अनजान बन जाते हैं। बोलते हैं कि वमन करना साल भर में बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, मुझे तो डर लगता है ना। किसी का वमन देख लेते हैं तो बोलते हैं राम ये क्या चल रहा है, पर मैं देख नहीं सकता, चला जाऊं यहाँ से। इतना हीन सत्व रहता है लोगों के भीतर, और जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं, जानकर यानी समझकर भी मूर्ख बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा आता है कि ठीक है आपको पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि साल भर में एक बार वमन करना चाहिए, साल भर में एक बार कम से कम लघुशांग प्रक्षालन करना चाहिए, साल भर में कम से कम 10, 15, 20 दिन का इनिमा लेना चाहिए, ये हम जानते हैं, है ना। फिर भी हम बोलेंगे हम नहीं करेंगे, और फिर सीरियस क्रिटिकल होने के बाद में 5-5, 10-10 लाख का ऐसा बिल पे करेंगे जैसे कि इन्होंने एक दिन में कमाई करके वो दे रहे हैं, ऐसे दे देंगे पैसे, है ना। सालों की कमाई, है ना, पूरे जीवन की आधे से ज्यादा कमाई ऐसे दे देते हैं जैसे कि 2-3 दिन में कमाई। तो ये मूर्खता अन्य लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाती है, और जो डीएनवाईएस और बीएनवाईएस हो चुके हैं वो उनमें भी ये देखी जाती है। जैसे अभी पाटिल सर ने बहुत सारे कैंप लिए, उसमें मिट्टी का लेप सभी को पता है। अब आप में से आप यहाँ पर 13-18 लोग ज्वाइन किए हैं, तो मैं ये अभी छाती ठोक कर कह नहीं सकता कि आप में से सभी ने मिट्टी का लेप किया होगा, मैं अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों ने मिट्टी का लेप किया हुआ है, लेकिन किसी ने बिला कर आपका म्यूट कर दो आप भाई, तो किसी ने अभी भी मिट्टी शरीर को नहीं लगाई है। इतना जानकर भी, इतना देखकर भी, इतना समझकर भी, तो और क्या कर सकते हैं फिर उनके लिए। ठीक है, अगर प्रकृति ये जो हम मिट्टी का लेप लगाना है, ये वमन करना है या फिर लघुशांग प्रक्षालन करना है, तो ये प्रकृति को एक सपोर्ट करने जैसा होता है। ये जो प्रकृति महान चिकित्सक है उसको सपोर्ट करने जैसा ये होता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो प्रकृति बहुत अच्छे से एक डॉक्टर बन के काम करेगी,
अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रकृति एक समय तक काम करेगी, उसके बाद में बोलेंगी कि अब मुझसे नहीं होता। अब आप एक काम करो, बाहर वाला जो डॉक्टर है उससे ही आप काम चला लो, मैं नहीं कर सकती ऐसे बोलेंगी प्रकृति। और प्रकृति बोलती है डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, तो ये क्या है? ये तो प्रकृति का संकेत है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो करना है अभी आपको बाहर वाले डॉक्टर से ही करना है। और बाहर वाले डॉक्टर से भी ऐसे काम पड़ता है कि बहुत इमरजेंसी करना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, तो ये चौथा सिद्धांत है। उसके बाद में पांचवा सिद्धांत, दीपाली बताओ पांचवा सिद्धांत। चिकित्सा रोगी की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। हाँ, वेरी गुड। चिकित्सा रोगी जैसे रोग की नहीं होती, पूरे शरीर की होती है। नेचुरोपैथी में जो भी ट्रीटमेंट दी जाती है वो एक रोग के लिए नहीं होती है, वो समस्त शरीर के लिए होती है। क्योंकि वो अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप वमन कर रहे हैं, आप लघुशंख प्रक्षालन कर रहे हैं, आप कपालभाति कर रहे हैं, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट है वो मात्र आंख के लिए लागू नहीं होगी या फिर एसिडिटी के लिए लागू नहीं होगी, वो सभी शरीर के ऊपर लागू हो जाती है, समान रूप से लागू हो जाती है। खाली परिणाम हमें कुछ कम ज्यादा है ना परिस्थितिवश हमें नजर आते हैं। जैसे एसिडिटी है तो एसिडिटी तुरंत कम हो जाएगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका तुमको कुछ फायदा नहीं हुआ, लीवर को कुछ फायदा नहीं हुआ, पूरे शरीर को वमन का फायदा हो जाता है, बस वो ध्यान में नहीं आता, इसलिए हम बोल नहीं पाते। ठीक है, तो इस सिद्धांत को ऐसे समझे कि क्योंकि 80% रोग तो हमारे 80% जो चिकित्सा है हमारी वो समान है ना, वो इसीलिए तो समान है क्योंकि हम एक रोग की चिकित्सा नहीं करते, हम पूरे शरीर की चिकित्सा करते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा, बोले सर हम 80% ट्रीटमेंट बिल्कुल कॉमनली दे देते हैं कि वमन तो करना ही है, थोड़ा सा कंडीशन देख के हम करते हैं। अब हार्ट के पेशेंट को कभी वमन नहीं करते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट को कभी वमन नहीं करते हो, तो वो थोड़ा सा फिजिकल चेकअप करने के बाद में पता चलता है कि इसको 80% में से भी क्या करना चाहिए। ठीक है, बस्ती करना चाहिए, लक्षण प्रक्षालन करना चाहिए या फिर त्राटक करना चाहिए, जो भी षटकर्म के उपाय है या फिर पारिपरिक चिकित्सा के उपाय है उसमें से प्रॉपरली कौन सा करना चाहिए। तो ये हम पेशेंट जब रोगी जब सामने आ जाता है तब देखते हैं। लेकिन जो भी उपचार हम करते हैं वो उपचार कोई उस एक रोग के लिए नहीं होता है, वो पूरे शरीर के लिए होता है, जो कि एलोपैथी में उसके अगेंस्ट है। एलोपैथी में मात्र कोई दवा के लिए आंखों के लिए ही दवा देगा, उसका इफेक्ट जैसे कान पर नहीं आएगा, साइड इफेक्ट आ सकता है लेकिन इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। जैसे घुटने में दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए दवा दी जाएगी, फिर उसका इफेक्ट आपके बालों पर नहीं आएगा, साइड इफेक्ट आ सकता है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझना है। अगला सिद्धांत बताओ, छठवां सिद्धांत कौन सा है? दोष निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमने तो पहले ही बोल दिया है कि नेचुरोपैथी में रोग का कारण विजातीय तत्व है। ये विजातीय तत्व के अलग अलग फॉर्म होते हैं, इसके स्वरूप होते हैं। जैसे कि अब कल एक मेरे पास पेशेंट आई थी, उसने क्या किया कि बाहर कुछ नाश्ता किया और नाश्ते में फिर उसको फूड पॉइजनिंग हो गया और उसको टट्टी और उल्टी और बुखार और ये सब एकदम एक्यूटली वो सब कुछ हुआ। अब देखो, अगर ये प्रकृति ना करती, ऐसा अगर ना करती प्रकृति, तो क्या होता? हम समझ पाते कि अंदर कुछ विष गया है? बिल्कुल समझ नहीं पाते हम कि अंदर कुछ विष गया है। तो फिर क्या होता? कुछ समय के बाद में जान के ऊपर खतरा मंडराता। लेकिन प्रकृति क्या करती है कि मान लो शरीर में विष चला गया, तो शरीर में विष जाने के बाद में प्रकृति टट्टी लगा देती है, यानी प्रकृति जैसे लूज मोशंस कराती है ना, संडास लगा देती है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, जो टॉक्सिन है जो ब्लड में नहीं जाना चाहिए, वो मल के माध्यम से, फीकल मैटर के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और हम लोग होते हैं कि भाई चलो ये उल्टी जल्दी बंद कर दो, अरे ये टट्टी जल्दी बंद कर दो, क्योंकि शरीर का पानी कम हो जाएगा। अगर आप पानी पीते रहेंगे और टट्टी होती भी रहेंगी, उल्टी होती भी रहेंगी, तो आपका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। आपको एक ही काम करना है कि पानी पीते रहना है। अगर टट्टी हो रही है, उल्टी हो रही है, कोई बात नहीं, होने दो, बिल्कुल उसको रोको मत, क्योंकि वो शरीर जो है, प्रकृति जो है, जहर बाहर निकाल रही है। और जब तक नहीं निकालेगी पूरा, तब तक वो बंद भी नहीं होगा।
और हम मूर्खतावश एलोपैथी की एंटी इमिटिंग ऑर्डेंसेट्रॉन वगैरह दवाइयां खा लेते हैं और मूर्खतावश उस टॉक्सिन को हम हमारे शरीर में रोक लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लक्षण होते हैं ना, यही रोग का निदान कराते हैं। इसलिए नेचुरोपैथी में रोग निदान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर सातवां सिद्धांत क्या है? दीपाली, सातवां सिद्धांत। कोई और बताए सातवां सिद्धांत? हाँ बताओ। जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय नहीं लगता। समय लगता है ऐसे लिखना है, उस सिद्धांत को थोड़ा करेक्ट कर लो। जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है, ये सिद्धांत है सातवां सिद्धांत। लग सकता है, इसकी कोई फिक्स तो नहीं है कि लगेगा ही। इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए थे कि 2-2, 3-3 डॉक्टर की दवाइयां ले चुके पेशेंट मेरे पास आए थे और मैंने उनको वमन कराई, 1 दिन में ठीक हो गए प्राकृतिक उपचार से। तो इसमें कौन सा समय लगेगा? समय तो एलोपैथी से लगा। 21 दिन तक जिसका बुखार नहीं गया नेचुरोपैथी से वमन करने से 1 दिन में उसका बुखार चला गया। तो एक्चुअल में हर एक पेशेंट को समय नहीं लगता, लेकिन जो क्रॉनिक पेशेंट है, मान लो कि 10 साल से घुटना दर्द कर रहा है, 10 साल से माइग्रेन की शिकायत है, सर में दर्द हो रहा है, 10 साल से हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की शिकायत है, तो ऐसे पेशेंट को निश्चित रूप से समय लगेगा। पहले आने के बाद भी बता देना है, 10 साल से डायबिटीज है, काका जी आपको 10 साल से डायबिटीज है, तो आपको कम से कम 1 साल 2 साल का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तब जाके आप ठीक होंगे। तो उस रोगी की मानसिकता बन जाती है कि अरे मुझे 1 साल 2 साल तक ट्रीटमेंट लेना है, फिर वो जल्दी नहीं करता। नहीं तो अगर बोलेंगे काका जी 8 दिन में ट्रीटमेंट हो जाएगी, काका जी 2 दिन के बाद में पूछते डॉक्टर साहब कब उपचार होगा। तीसरा दिन आ गया कि पूछते कि अभी ठीक है ना, अभी कब उपचार होगा, फायदा कब होगा। लोग बहुत बेताब रहते हैं, है ना, बहुत यानी बेचैन रहते हैं लोग कि कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे। तो पहले ही बता दिया जाए कि भाई आपको 1-2 साल का समय लगेगा, तो फिर वो लोग मालूम है क्या, वो लोग क्या करते हैं कि संयम रखते हैं। ठीक है भाई 1-2 साल का डॉक्टर साहब ने बोला है तो लगेगा समय। तो ये सातवां सिद्धांत है, जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है, लग सकता है ना। मे भी दिन प्राकृतिक उपचार से वमन से एक बुखार का पेशेंट 1 दिन में ही ठीक हो गया, 1 दिन में ठीक हो, क्योंकि उसका बुखार कोई लंबा बुखार नहीं था, पुराना बुखार नहीं। अब जो पुराने रोग होते हैं जिसे हम जीर्ण रोग बोलते हैं, क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से समय लग सकता है। ठीक है, 8वां सिद्धांत बोलिए, 8वां सिद्धांत, which is the 8th concept of naturopathy. प्राकृतिक चिकित्सा में उबाड़ आते हैं। वेरी गुड, प्राकृतिक चिकित्सा में उबाड़ आते हैं, हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं उसको। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, अभी मैंने उसे प्राकृतिक चिकित्सा भी दी थी और उसके साथ में फिर आयुर्वेदिक औषधियां भी दी, क्योंकि लोग मेरे पास जब आते हैं तो मैं आयुर्वेद कंसल्टेंट हूँ, तो बहुत कम लोग मेरे पास नेचुरोपैथी के लिए आते हैं, अधिकतम लोग मेरे पास आयुर्वेद के लिए और सुजोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। योग नेचुरोपैथी के लिए बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन मैं ज्यादा, मेरा स्नेह जो है, मेरा जो प्रेम है वो नेचुरोपैथी और योग के प्रति है। और कोई जब पेशेंट आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट करानी, तो मैं पहली वाली बात बताऊंगा, लेकिन ये बात मैं पूरी कर लेता हूँ। नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट करानी चाहिए। एक पेशेंट मेरे पास आया, डॉक्टर साहब नेचुरोपैथी में कोई खर्चा नहीं आता और मुझे नेचुरोपैथी का ही ट्रीटमेंट लेना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट ले लो। फिर मैंने उसको गाइड किया कि ये ऐसे ऐसे आप वमन करो घर जाके, ऐसे ऐसे आप लघुशम प्रक्षालन करो घर जाके।
बोले डॉक्टर साहब ये घर जाके नहीं हो सकता, मैं यहीं पर आऊंगा, यहीं पर लूँ। बोला फिर थोड़ा कंसल्टिंग फीस लगेगी। बोले नहीं आप तो बोल रहे थे कि नेचुरोपैथी में कोई खर्चा नहीं आना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, नेचुरोपैथी में कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन जो आप मेरा समय ले रहे हो उस समय का तो कुछ देना पड़ेगा, है ना। एक्स्ट्रा खर्चा कोई नहीं आता, जैसे आईकॉन ओजोन बड़े बड़े हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्चा आता है, ऐसा तो खर्चा नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। अगर आप खर्च नहीं करना चाहते तो मेरी सलाह ले लो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे जाके घर पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोले नहीं मुझे डर लगता है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आओ। तो फिर जब उनको कंसल्टिंग चार्जेस और वो सब कुछ बताया गया, बोले डॉक्टर साहब ये रहने दो अभी, इसमें समय भी लगेगा और पैसा भी ज्यादा है, ये रहने दो। फिर ऐसे लोग मालूम है क्या, लोग इतने ये रहते हैं, रोगी ऐसे रहते हैं कि उनको लगता है कि पूरा पूरा काम फुकट में होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अब बहुत बार मैं ऐसा भी करता हूँ कि चलो भाई मैं कुछ कंसल्टिंग नहीं लूंगा, लेकिन आपको मुझे महीने 3 महीने का समय देना है, मैं जैसे कहूंगा वैसे आपको करना। तो लोग बोलते हैं, पहले तो बोल देते हैं ठीक है कोई बात नहीं हम करेंगे, फिर उनको बोलते हैं कि सुबह 7 बजे आपको पहुंचना है। नहीं डॉक्टर साहब वो बच्चे की स्कूल है तब नहीं हम आ सकते। फिर हम बोलते हैं कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन आप 10 बजे आ जाइए। नहीं डॉक्टर साहब तब तो मुझे ऑफिस है मैं नहीं आ सकता। कोई बात नहीं आप शाम को आइए। नहीं डॉक्टर साहब वो बच्चे को ट्यूशन से मुझे लेना है मैं नहीं आ सकता। बोले आप कब आएंगे? फिर डॉक्टर साहब मैं मुझे 8 साढ़े 8 बजे थोड़ा सा समय रहता है, आधे 1 घंटे का, उसमें जो कुछ होता है कर लो। मैंने बोला भाई आप कंसल्टिंग भी नहीं देना चाहते और जो उपयुक्त समय है जो मुझे मैं चाहता हूँ इस समय पर आप आने चाहिए, वो भी नहीं देना चाहते, तो फिर ट्रीटमेंट होगी कैसे? तो मेन प्रॉब्लम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में यही आता है आज कि लोग जो हम समय मांगते हैं वो समय नहीं दे पाते, उतना समय नहीं दे पाते। नहीं तो नेचुरोपैथी जैसी ट्रीटमेंट इस पूरे वर्ल्ड में नहीं है। नेचुरोपैथी जितनी महान चिकित्सा है कोई चिकित्सा नहीं है, लेकिन लोग इस चिकित्सा को ना तो समझ पाते हैं और जिन्होंने समझा है वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने ट्रीटमेंट को समझा तो है लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? प्रॉब्लम यही आ जाता है कि वो समय नहीं दे पाते और कहीं पर थोड़ा सा खर्चा लगता है तो खर्चा नहीं कर पाते। उतना संयम उनके भीतर नहीं रहता। समझ तो रहती है लेकिन संयम नहीं रहता है, और संयम न रहने के कारण से आप भी यही बात अभी आप नेचुरोपैथिस्ट बनने के बाद में ये देखेंगे। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि नेचुरोपैथी का सबसे अच्छा स्टूडेंट ही नेचुरोपैथी का सबसे अच्छा उपासक और उसके बाद में चिकित्सक बन सकता है। सबसे जो नेचुरोपैथी का सबसे नेचुरोपैथी के ऊपर भरोसा रखने वाला सबसे जो स्टूडेंट है वही नेचुरोपैथी का बहुत अच्छा रोगी है। जैसे उसको रोग हो जाए तो वो नेचुरोपैथी से ही ठीक होगा। ठीक है, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में जो दबे रोग है, अभी कल एक पेशेंट आया था तो उसे मैंने दवाइयां दी थी और एसिडिटी की अम्ल पित्त की उसको शिकायत थी, और जैसी दवाइयां उसने शुरू कर दी तो वो एसिडिटी पहले 100 गुना की फिर 200 गुना हो गई। फिर उसकी डे बाय डे वो एसिडिटी उसकी बढ़ती गई और 250-300 गुना उसकी एसिडिटी हो गई। और वो मेरे पास आया कल, एक 5-6 दिन पहले आया था, तब वो दवाइयां लेके गया था और कल आया फिर। बोले डॉक्टर साहब ये तो कुछ सहन नहीं हो रहा, ये दवाइयां ये मुझे अभी ये क्या करूं मैं इसका? मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं देता हूँ, उपचार करता हूँ। तो एक्चुअल में उसको वमन की आवश्यकता थी, सबसे पहले उसकी धुलाई करनी आवश्यक, लेकिन वो धुलाई के लिए वो सलून चला रहा था तो बोले मुझे इतना समय नहीं, मैं नहीं आ सकता, खर्चा भी नहीं कर सकता इतना। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप सुजोग थेरेपी मैंने उसको दे दी, फिर उसको अच्छा लगने लगा और फिर उसको घरेलू उपचार और थोड़ा सा मेडिसिन में परिवर्तन कर दिया और फिर उसको भेज दिया। आज उसको फिर से मैंने फॉलोअप के लिए बुलाया, मैंने बोला 3 दिन तक आप फॉलोअप दी। तो नेचुरोपैथी आयुर्वेद का जो मैंने उपचार किया था मेरे साथ, तो उसमें उभार आए थे। उभार मान लो कि जो रोग है वो अगर बढ़ जाता है हमारे उपचार से तो समझ लेना चाहिए कि ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये उस उपचार के उभार है, उस उपचार के वो हीलिंग क्राइसिस, ऐसे समझ लेना चाहिए। लेकिन लोग ही उल्टा समझ लेते हैं, अरे भाई मैं तो गया था उस डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट लिया, मेरा जो रोग है ना वो डबल हो
समझाना चाहिए हमने कि ये समझाना चाहिए कि ये जो आपको तकलीफ हो रही है ना, तो आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो, आप तो बहुत ही भाग्यवान हो, आप तो बहुत ही लकी हो कि आपको ऐसी तकलीफ हो रही। वो चौंक जाता है, ये डॉक्टर पागल तो नहीं हो गया, ये बोल रहा है कि पहले 100 गुना तकलीफ थी, अब 200 गुना हो गई, तो आप भाग्यशाली हो, आप लकी हो, आप बहुत ही, आपकी जो है ना भाग्य खुल गया है। ये तो डॉक्टर कोई मूर्ख तो नहीं हो गया, ये तो कोई पागल तो नहीं हो गया, ऐसे लग सकता है रोगी को। उसके बाद में उसको समझाना है कि ये ऐसा लगना बहुत अच्छी बात है, ये रोग आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलने के बाद में वो बोलता है अच्छा डॉक्टर साहब ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो समझ रहा था कि मेरा ये दवाइयां खाने से या फिर इन उपचारों से मेरा रोग बढ़ गया है, ऐसे मैं समझ रहा। फिर वो घर जाके बैड पब्लिसिटी नहीं करेगा, बोलेगा नहीं डॉक्टर ने बहुत अच्छा उपचार दिया और बोला है कि 2-3 दिन तक ऐसी तकलीफ हो सकती है और हो रही है, तो इसका आप माइंड मत करो, है ना, कोई इसका टेंशन मत लो, ये अपने आप ही 2-4 दिन के बाद में ये तकलीफ कम हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा सहायता करनी पड़ती है प्रकृति की, लेकिन अगर थोड़ी सी तकलीफ है तो अपने आप ही कम हो जाएगी, इसके लिए कोई अलग चिकित्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 9वां सिद्धांत जो हमने देखा था वो क्या था? 9वां सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा में निसर्गोपचार में शरीर, मन और आत्मा तीनों का सामंजस्य होता है। तीनों का सामंजस्य होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम एलोपैथी में तो पहले अभी तो देखते हैं, तो अभी भी एलोपैथी में बहुत से डॉक्टर ये मानते नहीं है कि उपचार में आत्मा का और भावना का भी योगदान होता है। तन और मन का तो योगदान होता ही है ट्रीटमेंट में, लेकिन भावना का और आत्मा का, इमोशंस का और सोल का कोई योगदान एलोपैथी नहीं मानती। भले ही वो WHO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी सी जो परिभाषा है स्वस्थ व्यक्ति की वो भले ही बदल दी हो, लेकिन आज भी बहुत सारे मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो चिकित्सक है वो इस बात को नहीं मानते, जो कि नेचुरोपैथी में इस बात को कंसेप्ट के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। तो हम जब भी ट्रीटमेंट करेंगे तो रोगी के भावनाओं का विचार करेंगे, हम जब भी ट्रीटमेंट करेंगे तो रोगी के आत्मा के बारे में भी सोचेंगे। अभी आपने एक पिक्चर देखा होगा, वो पिक्चर है लगे रहो मुन्ना भाई। जब देखिए आपने, किसने देखी है पिक्चर लगे रहो मुन्ना भाई? संजय दत्त की पिक्चर है। अब मैं सिनेमा बहुत देखता हूँ, ठीक है, पहले देखता था, अभी तो बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जब कॉलेज लाइफ था तो देखता था मैं। तो वो जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है वो क्लासरूम में आ जाता है और बच्चों को पूछता है कि आप कैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं? तो अलग अलग उत्तर देते हैं और एक लड़की जो होती है वो उत्तर देती है कि मैं बहुत ही अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और बहुत मैं दया करूंगी पेशेंट के ऊपर। तो प्रिंसिपल ने तुरंत उसको आंसर देता है, अगर आप दया करोगे तो आप छुरी कैसे चलाओगे? आप दया करोगे तो फिर आप शरीर को कैसे काटोगे? तो वो स्टूडेंट चुप हो जाती है, बैठ जाती है नीचे। तो एक्चुअल में जैसे एलोपैथी में भावना के बारे में, आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता, ऐसे फिर तहस नहस किया जाता है शरीर को और ऐसे उपचार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरोपैथी में नहीं होता है। नेचुरोपैथी में जो व्यक्ति तैयार है उपचार के लिए उसी को हम उपचार दे सकते हैं। नेचुरोपैथी में जबरदस्ती आप किसी को भी उपचार नहीं दे सकते। देने की कोशिश करोगे तो आपका नाम खराब हो जाएगा और वो चिकित्सा भी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए ध्यान में रखना कि नेचुरोपैथी का उपचार आप जबरदस्ती जबरन किसी के साथ नहीं कर सकते और करना भी नहीं है, जैसे कि एलोपैथी में किया जाता है। इंजेक्शन, जब आप बचपन में छोटे थे, है ना, तो आपको जब इंजेक्शन लेना था तो आपको 2-4 लोग ऐसे पकड़ते थे, अरे पकड़ लो इसको, कस के पकड़ लो, और वो डॉक्टर आता था और दे दो इसको इंजेक्शन, और फिर वो बच्चा रोता था जोर जोर से। ऐसे नेचुरोपैथी में कभी नहीं होता। नेचुरोपैथी में जो होता है वो इच्छा से होता है
और उसी का नाम निसर्गोपचार है। ठीक है, अब 10वां सिद्धांत हमने देखा था, याद आता है वो 10वां सिद्धांत क्या है? नाही, ऑफिसमधून पाटील सर बोलतो ना. दसवें सिद्धांत में निसर्गोपचार में उत्तेजक औषधियों का कोई हाँ, है। स्थान नहीं है। बराबर है, उत्तेजक औषधियों का कोई स्थान नहीं है। पहले मैं थोड़ा शुरुआत में मैं ऐसे पढ़ाता था कि नेचुरोपैथी में दवाओं का कोई स्थान नहीं, दवाओं का कोई स्थान नहीं, ऐसा मैं पढ़ा। लेकिन ये जो राकेश जिंदाल की जो किताब है उसके पेज नंबर 80 के ऊपर, राकेश जिंदाल की किताब है, पेज नंबर 80 के ऊपर ऐसे लिखा है कि प्राकृतोपचार में उत्तेजक औषधियों को नहीं दिया जाता। यानी नॉर्मल मेडिसिन आप दे सकते हैं, जैसे आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आयुर्वेद की 50% मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस प्रॉब्लम ये है कि आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। जैसे कोई आंवले के गुण कोई जानता होगा तो ही वो इस्तेमाल करेगा। हिरडा जो होता है उसका अगर आप गुण जानते होगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हिरडा जो पेट साफ करता है, 2 वर्षाचा. तो आप तभी इस हिरडे को दे सकते हैं जब आप जानते हो। ठीक है, बेहड़ा जो है, सीतोपलादी चूर्ण है, पिपली है, नीरू है, मेथी है, तो ये क्या है? ये सभी आयुर्वेद है। तो आधा आयुर्वेद ही नेचुरोपैथी है। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी निसर्गोपचार के साधक है उन्होंने आयुर्वेद को सीखना चाहिए, आयुर्वेद को पढ़ना चाहिए, आयुर्वेद की 50% मेडिसिन जाननी चाहिए। क्यों? आप नेचुरोपैथी के प्रैक्टिस को ये ज्ञान सपोर्ट करेगा, क्योंकि सभी पेशेंट नेचुरोपैथी का उपचार नहीं ले पाएंगे। ये मेरे अनुभव है 16 साल में। फिर जो पेशेंट नेचुरोपैथी नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते तो उनके लिए आप फिर प्रमोट कर सकते हैं आयुर्वेद, जो आयुर्वेद नुकसान नहीं करता। वैसे तो आयुर्वेद कोई नुकसान नहीं करता। आप भस्म भी देंगे, सोने की भस्म भी देंगे तो भी नुकसान नहीं होगा, बस वो भस्म अच्छे से बनानी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी है तो बोगस भस्म बनाती है। अगर वो आप दे देते हैं तो उसमें आयुर्वेद का कोई दोष नहीं, वो दोष कंपनी का है ना। किसी कंपनी ने नकली दवा बनाई तो वो दोष उस शास्त्र का नहीं होता है, वो दोष उस कंपनी का होता है, लेकिन वो शास्त्र बदनाम हो जाता है। ये गलत बात हो जाती है, लेकिन वो कंपनी गलत है। अब डॉक्टर ने मान लो कि मात्रा गलत दे दी है ना, हिरडे की मात्रा 2 ग्राम देनी चाहिए तो उसने 10 ग्राम दे दी, तो उससे जुलाब लग गए, 8-10 जुलाब 10 हो गए, तो उसमें प्रॉब्लम, उसमें दोष किसका है? उसमें उस दवाई का दोष है? बिल्कुल नहीं। अरे वो डॉक्टर समझ नहीं पाया कि मात्रा कितनी देनी चाहिए, वो डॉक्टर की गलती है और आप उस शास्त्र के ऊपर वो लागू कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। कोई शास्त्र खराब नहीं है, बस उपयोग करने वाले जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, मेडिकल वाले लोग होते हैं, वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम कर देते हैं, उसके कारण से वो शास्त्र जो है बदनाम हो जाता है। तो आयुर्वेद अगर आप सीखेंगे तो इसमें आप जैसे कड़ू नीम के पत्ते का जूस देना, कड़ू नीम के पत्ते का चूर्ण देना, शतावर का चूर्ण देना, अश्वगंधा का चूर्ण देना, उसके बाद में दशमूल जो होते हैं, 10 वनस्पतियों का जो मूल होता है वो वात के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है, तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, गिलोय का काढ़ा आप पिला सकते हैं किसी को, गुड़वेल का काढ़ा पिला सकते हैं कोरोना प्रिवेंशन के लिए, या किसी को अगर प्लेटलेट कम हो गए हैं तो उसके लिए आप गिलोय का काढ़ा दे सकते हैं, उससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। पपई के पत्ते का जूस देने से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं आयुर्वेद के जो बिल्कुल, जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, जिसके कोई है ना खराब इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा आयुर्वेद तो आपने जानना चाहिए और ऐसे आयुर्वेद को आपने खुद के ऊपर और लोगों के ऊपर इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो नेचुरोपैथी का ये जो 10वां सिद्धांत है, ये आयुर्वेद 50% आयुर्वेद को परमिट करता है, 50% तक आयुर्वेद को परमिट करता है। वो पूरे आयुर्वेद को परमिट करेगा तो फिर नेचुरोपैथी का आयुर्वेद हो जाएगा, है ना। तो 50% आयुर्वेद जो है वो आगे जैसे जैसे आपके सिलेबस में आएगा वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको आयुर्वेद के सिद्धांत भी मैं पढ़ाऊंगा, इसी बीएनओएस के अंतर्गत ही वो आपको सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे।
और आयुर्वेद की कुछ ऐसी दवाइयां मैं आपको बताऊंगा जो आपके प्रैक्टिस में बहुत उपयोगी आएंगी, उपयोग में आएंगी, और आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी उसके ऊपर कर पाओगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप कल पूछेंगे। कल का लेक्चर हमारा 8 बजे रहेगा। आज मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा कल लिंक डालने का, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट मुझे रिकॉल हो गया कि आज लेक्चर लेना है करके, इसलिए मैंने आज का लेक्चर जो है 10:15 बजे से लेकर 11 बजे तक रखा था। कल का लेक्चर आपका 8 बजे रहेगा। 8 बजे से लेकर 8:45 बजे तक आपका लेक्चर होगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो लेक्चर के पहले ही आप पूछ लेना, क्योंकि आज का समय पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं ओपीडी में बैठा हुआ यहाँ पर और वेटिंग में थोड़ी सी कुछ पेशेंट है, इसलिए आज मैं सवाल और जवाब ये सेशन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप लेफ्ट हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।